अस्सलामुअलैकुम क्लास। जैसा कि आप लोगों का जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर का जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल है, जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है वो किस तरह से डिज़ाइन किया गया है और असेंबली लैंग्वेज का उसमें क्या रोल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इसमें ज़्यादातर हमारा जो फोकस होगा वो असेंबली लैंग्वेज के ऊपर होगा। इसमें हम असेंबली लैंग्वेज सीखेंगे और इसके अलावा ये देखेंगे कि किस तरह से असेंबली लैंग्वेज जो है वो हार्डवेयर लेवल पे इम्प्लीमेंट होती है और किस तरह से ये कंप्यूटर का जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल है, ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप होता है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि कंप्यूटर के जो मेन कंपोनेंट हैं वो 3 हैं। इसमें हमारे पास एक इनपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, उसमें हमारे पास प्रोसेसर आ जाता है और उसमें हमारे पास मेमोरी आ जाती है। ये 3 चीज़ें कंप्यूटर के पास होना ज़रूरी हैं, लाजमी। इसके अलावा जो हम स्टोरेज डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं या कम्युनिकेशन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं वो अपने पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस जहाँ पर हम अपना डाटा को स्टोर करवाते हैं और कम्युनिकेशन डिवाइसेस जहाँ हम इंटरनेट की फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ज़्यादातर ये जो हमारे पास इस कोर्स में हम असेंबली लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके नोट्स हैं, ये नोट्स भी मैं आपको गूगल क्लासरूम में या फिर आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया हुआ है हम वहाँ पर शेयर कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू असेंबली लैंग्वेज के। इंट्रोडक्शन हम यहाँ पढ़ते हैं, इसमें हम बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर। बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम जो बसेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 3 तरह की बस है, जैसा कि आप जानते हैं। एड्रेस बस है, डाटा बस है और कंट्रोल बस है। एड्रेस बस क्या काम करती है? एड्रेस बस एड्रेसेस जितनी भी हमारे कंप्यूटर के अंदर डिवाइसेस होती हैं, सारी डिवाइसेस का कोई ना कोई एड्रेस होता है। तो अगर किसी भी डिवाइस से कोई डाटा रीड करना है तो हम वहाँ पर एड्रेस बस को इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि एड्रेस बस जो है ये यूनी डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन की तरफ मूव करती है। जो हमारे पास डाटा बस होती है वो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करने में, एक डिवाइस से एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के दरमियान जब डाटा की ट्रांसफेरिंग करवानी होती है वहाँ पर हम डाटा बस का इस्तेमाल करते हैं। ये बाई डायरेक्शनल होती है। बाई डायरेक्शनल का मीन है कि डाटा को रीड भी कर सकती है और डाटा को राइट भी करवा सकती है। रीड करवाने का मकसद है कि जैसा कि आपको मालूम है कि जब सबसे पहले अगर हम किसी डाटा को प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो उसको रैम में लोड होना ज़रूरी है। जब तक वो रैम में लोड नहीं होगा तब तक वो सीपीयू के पास फर्दर प्रोसेसिंग के लिए नहीं जा सकता। तो अगर हम किसी डाटा को रीड करवाने का मकसद है किसी डाटा को मेमोरी से सीपीयू की तरफ लेके जा रहे हैं तो इसका मतलब है हम डाटा को रीड कर रहे हैं। और इसके बाद जब प्रोसेसर उस प्रोसेस के ऊपर, उस टास्क के ऊपर कैलकुलेशंस परफॉर्म कर चुका होता है, रिज़ल्ट उसने प्रोड्यूस कर दिए होते हैं, तो वो जो रिज़ल्ट्स उसने प्रोड्यूस किए होते हैं, प्रोसेस किए होते हैं, वो दोबारा से मेमोरी में जाकर राइट करवाने होते हैं। हम वहाँ भी डाटा बस का इस्तेमाल करते हैं। तो डाटा बस हमारे पास बाई डायरेक्शनल होती है, मीन्स ये डाटा को रीड भी करवा सकती है और राइट भी करवा सकती है। थर्ड हमारे पास जो कंट्रोल बस है, कंट्रोल बस क्या करती है? सिस्टम बस को, डाटा बस को और एड्रेस बस को कंट्रोल करती है। ठीक है, डाटा बस को और एड्रेस बस को कंट्रोल करने का काम सिस्टम कंट्रोल बस का होता है। कंट्रोल बस क्या करती है? अगर सीपीयू को कहीं भी कोई डाटा रीड करवाना है या राइट करवाना है तो वो डाटा बस से और एड्रेस बस से कम्युनिकेट नहीं करेगी। वो क्या करेगी कि कंट्रोल बस को एक मैसेज डिलीवर कराएगी कि हम, वो कहेगा, सीपीयू बताएगा कि मैंने फ़लाँ लोकेशन से मेमोरी के फ़लाँ सेल से डाटा को उठाना है और उसको प्रोसेस करना है। तो कंट्रोल बस चेक करेगा कि क्या जिस बस के लिए रिक्वेस्ट की गई है क्या वो बस मेरे पास अवेलेबल है या नहीं। अगर तो अवेलेबल हुई तो वो सीपीयू को वो बस अलॉट कर दी जाएगी। अगर अवेलेबल नहीं हुई तो एक एक्नॉलेजमेंट सेंड किया जाएगा कि
वो बस फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं है, जैसे ही फ्री होगी अवेलेबल होगी हम आपको ये बस डिलीवर कर देंगे। तो कंट्रोलिंग का जो काम है, बसेस को कंट्रोल करना, मैसेजेस को सुनना और उसको वापस रिप्लाई करना, एक्नॉलेजमेंट देना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल बस की है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये आपने प्रीवियस जो इंट्रोडक्शन कंप्यूटर इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा था, वहाँ पर आपने बसेस के बारे में भी इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है। उसमें आपने पढ़ा था कि दो तरह की बसेस हम कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। एक हमारे पास पेरिफेरल बस होती है, दूसरी हमारे पास सिस्टम बस होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में पढ़ ली हुई हैं। अब जस्ट मैं आपको रिवाइज़ करा रही हूँ। रिवाइज़ करवाने का मकसद है कि यहाँ पर कुछ टर्म्स जो हैं जो आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ी हुई है वो यूज़ होंगी। तो आप लोगों ने ये दो तरह की बसेस पढ़ी हुई हैं। एक हमारे पास पेरिफेरल बस होती है, एक हमारे पास सिस्टम बस होती है। पेरिफेरल बस मीन्स एक्सपेंशन बस। एक्सपेंशन बस का मतलब है जो पेरिफेरल डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन करवानी होती है, वहाँ पर हम एक्सपेंशन बस का इस्तेमाल करते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती हैं? जो एक्सटर्नली आप अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करवाते हैं, वो हमारे पास पेरिफेरल बसेस होती हैं। जैसा कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन करवानी हो तो वहाँ पर हम एक्सपेंशन बस का इस्तेमाल करेंगे। एक्सपेंशन बस मल्टीपल इसके अंदर पट्टियाँ लगी होती हैं। जितनी भी पट्टियाँ होती हैं हर पट्टी के ऊपर जो है वो मल्टीपल लाइंस लगी होती हैं। ईच लाइन कैरी 1 बिट। जैसा कि आपको मालूम है जो हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर है वो 0 1s के अलावा कुछ नहीं जानता, या तो वो 0 जानता है या फिर 1 जानता है। और 0 1s हम इसको कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज, जिसको हम बिट पढ़ते हैं। तो एक लाइन जो है वो 1 बिट को कैरी करती है। जितनी लाइंस उस बसेस के ऊपर होंगी इसका मतलब है उतनी बिट्स का डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के दरमियान ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर तो उसके ऊपर 8 लाइन्स हों तो इसका मतलब है 8 बिट्स का डाटा ट्रांसफ़र होगा। अगर उसके ऊपर 16 लाइन्स हों तो वहाँ पर 16 बिट्स का डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर 32 बिट्स की लाइन्स हों तो इसका मतलब है 32 बिट का डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है। तो 2n जो हमारा फार्मूला है वो इस्तेमाल करते हैं। 2n जो हमारे पास होगा उतनी ही उसके ऊपर हमारे लाइंस होंगी। तो ये आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का आर्किटेक्चर इस्तेमाल करते हैं। 16 बिट आर्किटेक्चर इस्तेमाल करते हैं, 32 बिट आर्किटेक्चर इस्तेमाल करते हैं या 64 बिट आर्किटेक्चर इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे कॉस्ट के ऊपर हमारी जो वर्क होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस किस्म का आर्किटेक्चर हमारे काम के लिए सूटेबल रहेगा। तो दूसरी बसेस हमारे पास कौन सी थी? दूसरी बसेस हमारे पास सिस्टम बसेस थी। ये मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल्ड होती हैं। इनको हम सिस्टम बसेस कहते हैं। सिस्टम बसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि मेमोरी और सीपीयू के दरमियान जो कम्युनिकेशन करवानी होती है वहाँ पर हम सिस्टम बसेस का इस्तेमाल करते हैं। सिस्टम बसेस आपको मालूम है डाटा बस है, एड्रेस बस है और कंट्रोल बस है। ये 70 to 100 लाइन्स होती हैं। इसका मतलब है 70 to 100 बिट्स का डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर क्या आपके नोट्स में क्या लिखा हुआ है इसको समझते हैं, इसको पढ़ते हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ अ प्रोसेसर, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर यानी कि सीपीयू होता है, मेमोरी होती है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। मेमोरी का यहाँ पर क्या मतलब है? मेमोरी का मतलब ऐसी डिवाइस, जैसे आप कहते हैं आपने लेसन को मेमोराइज़ किया, लेसन आपके मेमोरी के अंदर सेव है, तो ऐसी लोकेशन जहाँ पर आप डाटा को सेव करा रहे होते हैं उसको हम मेमोरी कहते हैं। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस जिसके थ्रू आप इनपुट दे रहे होते हैं कंप्यूटर को, उसको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। और जिसके थ्रू आप कंप्यूटर से डाटा ले रहे होते हैं उसको आप आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। प्रोसेसर का आपके जैसे सीपीयू है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सिलिकॉन की बनी हुई चिप होती है। हम इस कोर्स में ज़्यादातर इंटेल के बारे में पढ़ेंगे। इंटेल आपको मालूम है हमारे पास एक प्रोसेसर है। इनपुट आउटपुट इज़ यूज्ड फॉर इंटरफेसिंग विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड। इनपुट आउटपुट का मतलब एक्सटर्नल वर्ल्ड यानी कि ये आपके सिस्टम यूनिट के अंदर नहीं होती इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। इसको आप पेरिफेरल तौर पर आप अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इस वजह से ये एक्सटर्नल वर्ल्ड में आ जाती हैं। वाइल मेमोरी इज़ द प्रोसेसर्स इंटरनल वर्ल्ड। जो हमारा आपके पास मेमोरी होती है, जो आपका प्रोसेसर होता है, ये सिस्टम बोर्ड जो आपके पास होता है, मदर बोर्ड होता है, लॉजिक बोर्ड होता है, सर्किट बोर्ड होता है, उसके ऊपर इंस्टॉल्ड होती है। इस वजह से हम इसको इंटरनल वर्ल्ड कहते हैं।
Processor is the core in this picture and is responsible for performing operations. प्रोसेसर जो है वो इसका कोर हिस्सा है, मीन्स मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्सा है जिसने ऑपरेशंस जो हैं परफॉर्म करवाने होते हैं. द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर कैन बी फेयरली डिस्क्राइब्ड विद प्रोसेसर एंड मेमोरी ओनली. जितने भी ऑपरेशन होते हैं कंप्यूटर में वो ज़्यादातर वहाँ पर जो फोकस होता है, हम सपोज करते हैं कि मेमोरी और सीपीयू के दरमियान सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होने होते हैं. ऑल्दो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, लेकिन फ़िलहाल जो हमारा कंसंट्रेट होगा, जो हमारा मेन फोकस होगा वो मेमोरी और प्रोसेसर पर होगा. उसके बाद हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को फॉलो करेंगे, उसको यूज़ करेंगे. ठीक है. इनपुट और आउटपुट विल बी डिस्कस्ड इन अ लेटर पार्ट ऑफ द कोर्स. हम इसको अपने कोर्स के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे. नाउ द होल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर इज़ परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन बाय द प्रोसेसर ऑन डाटा विच रिजाइड्स इन मेमोरी. The scenario that the processor executes operations and the memory contains data elements requires a mechanism for the processor to read that data from the memory. स्नैरियो हमारे पास क्या है, प्रोसेसर जो है एग्जीक्यूट्स कर रहा होता है ऑपरेशंस को. कौन से ऑपरेशंस के ऊपर इसने, कौन सा डाटा होता है जिसके ऊपर इसने ऑपरेशंस अप्लाई करने होते हैं. तो डाटा क्या होता है, डाटा मेमोरी के अंदर रिजाइड कर रहा होता है. ऐसा डाटा जो मेमोरी के अंदर मौजूद है जिसके जो प्रोसेसर के पास आता है फर्दर एग्जीक्यूशंस के लिए, फर्दर ऑपरेशंस के लिए, और वो हमारे पास जो है सबसे पहले उस डाटा को मेमोरी के अंदर लोड होना ज़रूरी है. दैट डाटा का मतलब है ऐसा डाटा जो मेमोरी के अंदर मौजूद है और सीपीयू के पास जा रहा है प्रोसेसिंग के लिए. दैट डाटा इन द प्रीवियस सेंटेंसेस मस्ट बी रिगोर्सली एक्सप्लेन टू द मेमोरी विच इज़ डम्प डिवाइस. जो प्रोसेसर का मेन काम है प्रोसेसिंग करना और मेमोरी का मेन काम है डाटा को होल्ड करके रखना. मेमोरी ने जस्ट डाटा को होल्ड करके रखना है. तो मेमोरी या जितनी भी डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर के अंदर होती हैं उसको हम कहते हैं डम्प मशीन है. डम्प मशीन क्यों कहते हैं, क्योंकि या तो वो जानते हैं ज़ीरो या फिर जानते हैं 1, इसके अलावा उनको कुछ नहीं मालूम. तो जो टास्क हम इसको प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर उस टास्क को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस उसको फॉलो करते हुए उस टास्क को परफॉर्म करता है. इस वजह से हम अपने कंप्यूटर को कहते हैं डम्प मशीन है, ये कुछ नहीं जानती, ये जो भी काम परफॉर्म करती है हमारे बताने के बाद काम परफॉर्म करती है. कंप्यूटर के अंदर अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो हार्डवेयर से कोई भी काम हम नहीं करवा सकते, और हार्डवेयर ना हो, सिंपल हमारे पास अगर सॉफ्टवेयर हो तो सॉफ्टवेयर से भी हम कोई काम नहीं करवा सकते. तो दोनों का होना ज़रूरी है. सॉफ्टवेयर हम किसको कहते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं. जो इंस्ट्रक्शंस वो किसने राइट करवाई होती हैं, ह्यूमन बीइंग्स ने, हम जैसे लोगों ने ही वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो राइट की होती हैं, जो कंप्यूटर को बता रहा होता है कि ये काम इस तरह से परफॉर्म होगा. जस्ट लाइक अ पोस्टमैन, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है आपके नोट्स के अंदर. कंप्यूटर को हम या मेमोरी को हम कहते हैं हमारे पास डम्प मशीन है. जिस तरह से एक पोस्टमैन होता है ना, पोस्टमैन को हम जस्ट लेटर दे देते हैं कि ये लेटर आपने फ़लाँ लोकेशन पर जाकर डिलीवर कर देना है. तो जिस लोकेशन पर हमने डाटा को या अपने लेटर को पोस्ट करना होता है तो हम प्रिसाइज एड्रेस बताते हैं. मीन्स हमने कहना है कि नंबर 1 हाउस है, नंबर 2 है, नंबर 3 है. तो जो नंबर सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं ना, हम अपनी कंप्यूटर के अंदर या जो भी एक रियल वर्ल्ड में नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं नंबर 1. तो नंबर 1 ही होता है. नंबर 2 अगर हम कहते हैं तो नंबर 2 ही होता है. तो इसमें कोई गलती की या एम्बिगियस या इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता. तो इस वजह से हम प्रिसाइज एड्रेस बताते हैं पोस्टमैन को कि फ़लाँ लोकेशन पर ये लेटर हमारा पहुंच जाना चाहिए. इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर, मेमोरी के अंदर भी मल्टीपल सेल्स मौजूद होते हैं. जिस सेल से हमने डाटा लेना होता है उस सेल का प्रॉपर एड्रेस बताया जाता है एड्रेस बस को, कि हमने फ़लाँ लोकेशन से डाटा को रीड करवाना है. तो
लोकेशन का एड्रेस हम किस तरह से बताते हैं, प्रिसाइज एड्रेस बताते हैं। प्रिसाइज का मतलब क्या है, नंबर्स की फॉर्म में एड्रेस बताया जाता है ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना हो, और जिस एड्रेस का हम डाटा रीड करवाना चाहते हैं एड्रेस बस डायरेक्टली उस सेल के पास जाए और फलां डाटा को उठा के ले रीड कर ले। ठीक है, तो अनदर जस्ट लाइक अ पोस्टमैन हु मस्ट बी टोल्ड द प्रिसाइज एड्रेस ऑन द लेटर। प्रिसाइज एड्रेस का मतलब है कि हमने एग्जैक्ट एड्रेस लिखा हो तो ही हमारा पोस्टमैन सही जगह पर हमारा लेटर पोस्ट करवा सकता है। अगर हमने वहाँ पर ABC लिख दिया, XYZ लिख दिया, तो ये तो कोई एड्रेस नहीं है, तो पोस्टमैन जो है आपकी सही वाली जगह पर लेटर को पोस्ट नहीं करवा सकता। इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर भी जिस सेल से जिस जगह से डाटा उठाना होता है वहाँ पर उसका सही वाला एड्रेस बताना पड़ता है, मीन्स प्रिसाइज एड्रेस बताना पड़ता है। To inform him where the destination is located. Another significant point is that if we only want to read the data and not write it, तो ये भी हमें बताना पड़ता है कि क्या हम डाटा रीड करवाना चाहते हैं या डाटा राइट करवाना चाहते हैं। दोनों काम एट अ टाइम नहीं हो सकते, एक टाइम में या तो डाटा रीड होगा या फिर डाटा राइट हो सकता है वहाँ पर। तो सबसे पहले अगर हम कोई डाटा राइट करवाना चाहते हैं तो उसको रीड करवाना मीन्स उसके ऊपर प्रोसेस करना ज़रूरी है। तो प्रोसेस हम करेंगे तो ही हमारे पास न्यू रिजल्ट्स आएंगे जिसको हम राइट करवा सकते हैं। देन देयर मस्ट बी अ मैकेनिज्म टू इन्फॉर्म द मेमोरी दैट वी आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग डाटा एंड नॉट राइटिंग इट। तो मेमोरी को बताना पड़ता है कि हम डाटा रीड करवाना चाहते हैं, डाटा राइट नहीं करवाना चाहते। की पॉइंट्स इन द अबव डिस्कशन आर, तो ये जो हमने पैराग्राफ पढ़ा इसको हमने इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया देयर मस्ट बी अ मैकेनिज्म टू इन्फॉर्म मेमोरी दैट वी वांट टू डू द रीड ऑपरेशन, कि अगर हम मेमोरी से कोई डाटा लेना चाहते हैं तो मेमोरी को बताना पड़ता है कि हम डाटा रीड करना चाहते हैं या फिर डाटा राइट करवाना चाहते हैं। तो सपोज़ अगर हम डाटा रीड करवाना चाहते हैं तो मेमोरी को हम बताएंगे कि हम डाटा रीड करना चाहते हैं। देयर मस्ट बी अ मैकेनिज्म टू इन्फॉर्म मेमोरी दैट वी वांट टू रीड प्रिसाइजली विच एलिमेंट। इसके बाद मेमोरी को बताना पड़ता है, प्रिसाइज एड्रेस बताना पड़ता है कि किस लोकेशन से हम डाटा रीड करवाना चाहते हैं। ठीक है, प्रिसाइज लोकेशन का मतलब है जैसा कि आपका मालूम है कि जो हमारे पास मेमोरी होती है, मेमोरी के मल्टीपल सेल्स होते हैं, हर सेल का कोई ना कोई एड्रेस होता है और किसी भी सेल का एड्रेस दूसरे सेल के एड्रेस से मैच नहीं करता। तो देयर मस्ट बी अ मैकेनिज्म टू ट्रांसफर दैट डाटा एलिमेंट फ्रॉम मेमोरी टू प्रोसेसर। तो बाद में क्या होगा कि जिस लोकेशन का हम डाटा रीड करवाना चाहते हैं मेमोरी उस लोकेशन से डाटा जो है वो डाटा बस के अंदर डाटा लोड करवा देगी। एड्रेस बस जिस सेल के पास जाएगा डायरेक्टली उस सेल का डाटा बस के अंदर लोड करवा देंगे जो कि प्रोसेसर के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप सो आपके जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए हों। पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर करने का मकसद है कि हम डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फिलहाल ये छोटी सी डिस्कशन थी कि अगर हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी काम करवाना चाहते हैं तो एग्जैक्टली हम किस तरह से करवा सकते हैं। The group of bits that the processor uses to inform the memory about which element to read or write is collectively known as the address bus। एड्रेस बस का क्या मतलब है कि ऐसी बस जो जहाँ से हम डाटा को रीड करवाना चाहते हैं तो वो उस एड्रेस की प्रिसाइज हम लोकेशन बताते हैं तो वो लोकेशन के पास कौन सी बस जाएगी, एड्रेस बस जाएगी, जिससे पता लग जाएगा कि यहाँ से हम इस लोकेशन से डाटा को रीड करवाना चाहते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट बस इज़ कॉल्ड द डाटा बस। दूसरी इम्पोर्टेंट बस हमारे पास कौन सी है, डाटा बस है, जिसने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कराना होता है, ट्रांसफ़र करवाना होता है। is used to move the data from the memory to the processor in a read operation and from the processor to memory in write operation। जैसे कि हमने डिस्कस किया था पहले कि एड्रेस बस
ये यूनिडायरेक्शनल होती है, सिर्फ एक डायरेक्शन की तरफ मूव करती है। एक डायरेक्शन मूव करने का मतलब क्या है, जस्ट डाटा को रीड करवाएगी, राइट नहीं करवा सकती। तो रीड करवाने का मकसद है मेमोरी से अगर कोई डाटा प्रोसेसर की तरफ जा रहा है तो वो रीड होगा, और अगर प्रोसेसर से वापस मेमोरी की तरफ डाटा आ रहा है तो उसको हम राइट ऑपरेशन कहते हैं। तो डाटा बस जो होती है ये दोनों तरफ मूव कर सकती है, मेमोरी से प्रोसेसर की तरफ और प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ। लेकिन जो हमारे पास एड्रेस बस होती है ये सिर्फ एक डायरेक्शन की तरफ मूव करेगी, मीन्स सिर्फ प्रोसेसर से, मीन्स सिर्फ मेमोरी से प्रोसेसर की तरफ मूव कर सकती है। द थर्ड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ The third group consists of miscellaneous independent lines used for control purpose। जो तीसरी लाइन, यानी कि तीसरी लाइन का मतलब है तीसरी बस जो हम अपने कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ कंट्रोल बस। For example, one line of the bus is used to inform the memory about whether to do the read operation or the write operation. These lines are collectively known as control bus। कंट्रोल बस बताती है कि अब ये रीड ऑपरेशन होगा या राइट ऑपरेशन होगा, या सीपीयू ने कौन सा ऑपरेशन करवाना है तो वो डाटा बस से या एड्रेस बस से कांटेक्ट नहीं करेगा, वो डायरेक्टली कंट्रोल बस से कांटेक्ट करेगा और बताएगा कि अब रीड ऑपरेशन करवाना है या राइट ऑपरेशन करवाना है। जिस बस की रिक्वायरमेंट होगी, जितने टाइम के लिए रिक्वायरमेंट होगी, तो वो कंट्रोल बस से कांटेक्ट करेगा, और कंट्रोल बस आगे से एक्नॉलेजमेंट कंप्यूटर को, सीपीयू को सेंड करेगा कि आया आपको बस मिल सकती है या नहीं। तो यहाँ तक लेक्चर जो है आप अच्छी तरह से इसको रीड करिएगा और रिवाइज़ कीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह नया लेक्चर हमारे पास होगा जिसमें हम फर्दर जो हमारा टॉपिक है इसको, जो हम कंटिन्यू किया हुआ है, इसको हम नेक्स्ट इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।